तो 1527 हमारी घड़ी की वो सुई है जिसका कांटा किधर भी हिल सकता था, वो कांटा बाबर के पक्ष में हिल गया, इसलिए मुगलों के शासन की क्या होगी भारत में शुरुआत होगी। खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, अपने भरतपुर में एक जगह पड़ती है खानवा का युद्ध। पहले वाले के ठीक एक महीने बाद, वो 16 फरवरी है ना, ये 17 मार्च को हुआ था। इसकी डेट याद रखना थोड़ा सा, ये कोई पूछेगा आपसे। 17 मार्च 1527 बैटल ऑफ खानवा। खानवा कहां पड़ता है? भरतपुर, लिख लेना कोष्टक में भरतपुर। बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध बताओ देखे। 17 मार्च 1527। अच्छा, कभी आपसे नॉर्मल पूछे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था तो क्या बताओगे? 17 मार्च 1527। एक मैंने किताब बताई थी आपको, वीर विनोद, बताई थी। वीर विनोद में तारीख लिखी हुई है 16 मार्च। क्या लिखी हुई है? अब एक दिन की गड़बड़ी आ जाती है, इतने साल बाद में लिखी थी, तिथियों के आधार पर लिखते तो एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाया करता। आपसे कोई स्पेसिफिक पूछे कभी कि वीर विनोद के अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च। नॉर्मल पूछे खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 17 मार्च। पर वीर विनोद में तारीख क्या? लिख लो कोष्टक में, वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च, अकॉर्डिंग टू वीर विनोद। किसकी किताब है वीर विनोद? कवि राजा श्यामलदास। खानवा के युद्ध में सांगा वर्सेस बाबर। युद्ध के कारण पहले एरिया इतने दूर दूर हुआ करते कि चित्तौड़ बैठ के दिल्ली पे कंट्रोल हो नहीं सकता, इसलिए समझते थे इस बात को, इसलिए टैक्स वैक्स लेके छोड़ देते, चुपचाप उधर बैठा रहे, इधर आने की कोशिश मत कर। आसपास के गांवों तक कब्जे कर लिया करते, वहां से टैक्स लेके आ जाया करते थे। ये पता था कि यार चित्तौड़ बैठ के दिल्ली कंट्रोल कैसे होगा, चित्तौड़ पे बैठ के आगरा पे कंट्रोल कैसे करेंगे। मैं तो सांगा को, तो मुझे और लगता है कि सांगा पे तो बड़ा यूं पढ़ा जाना चाहिए कि कितना साम्राज्यवादी राजा है कि चित्तौड़ से खानवा का तो कोई सीधा रूट भी नहीं है। मैं हमेशा हंसता हूं कि किसी मेवाड़ी ने अपनी पूरी जिंदगी में भरतपुर नहीं देखा होता, और भरतपुर वालों का चित्तौड़ से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे तो कहता साम्राज्यवादी राजा हुआ जिसने दिल्ली के आसपास तक और चित्तौड़ तक हमले कर दिए। इससे पहले वालों ने तो कभी किए ही नहीं थे ऐसे हमले। बाड़ी धौलपुर में है, बाड़ी कहां पड़ता है? ये वहां जाके इब्राहिम लोदी को पीट गया। आज भी कोई बंदा भरतपुर के बारे में मेवाड़ वाला सीधे तौर पर नहीं जानता, ये आदमी वहां चला गया लड़ने के लिए। बड़ा गजब साम्राज्यवादी राजा था। और उस युद्ध के अंदर, उस युद्ध में भी इनकी प्लानिंग बड़ी शानदार थी कि ये इन अफगानों को अपनी साइड में मिला लेता है। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था महमूद लोदी। कौन था? तो वो तो इस खानवा वाले युद्ध से पहले सांगा के पास ही आ गया था। उसने सांगा को कहा कि भाई हम तेरी सहायता करेंगे। सांगा ने कहा ठीक है, यदि हम जीत गए तुम्हें आगरा दे देंगे। जीत गए क्या दे देंगे? क्योंकि वो जानता है कि भाई मैं चित्तौड़ बैठ के आगरा पे कंट्रोल कर नहीं सकता, इससे अच्छा लोदियों को आगरा वापस दे दूं और लोदियों को क्या बना लूं, मेरा दोस्त बना लूं, सामंत बना लूं मेरा। तो वो खानवा में लड़ने के लिए गया हुआ वहां पे। किससे? बाबर से। लिखो युद्ध के कारण। एक नंबर लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। भाई बाबर तो करना चाहता ही है, इसलिए अफगानिस्तान से चला के इंडिया आ गया। संगा खुद भी कम नहीं है, चित्तौड़ से चला के आगरा जा रहा है। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। 2 नंबर लिखो, सांगा ने बयाना के किले पर कब्जा कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। सांगा ने बयाना के किले पर कब्जा कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। अभी मैं एक बात और बता रहा था कि सांगा ने दोनों साइड में सेना भेजी थी अपनी, बयाना की तरफ भी, मतलब इधर आगरा की तरफ भी, और दिल्ली की तरफ उसकी सेना कितने गांवों पर कब्जा कर लेती है? 200 गांवों से टैक्स लेके आती है। लिखो, सांगा ने दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड 200 विलेज नियर दिल्ली। सांगा ने दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड 200 विलेज नियर दिल्ली। अच्छा, बाबर भारत में किसको हरा के अपना शासन स्थापित कर रहा है? अफगानों कर रहा है। अफगानों कौन से नेता को उसने मार दिया? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है, उसका नाम है महमूद लोदी। क्या नाम है? और वो किसकी शरण में बैठा हुआ है? वही दुश्मन का दुश्मन अच्छा दोस्त होता है। लोदियों का नया नया दुश्मन कौन बनाया? बाबर। तो लोदियों ने किसकी सहायता करनी शुरू कर दी? लिखो, 4 नंबर लिखो, सांगा अफगानों के नेता महमूद लोदी के साथ गठबंधन बना रहा था। सांगा अफगानों के नेता महमूद लोदी के साथ गठबंधन बना रहा था। सांगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद अफगान लीडर महमूद लोदी। क्वेश्चन लिख लेना, इब्राहिम लोदी का भाई। इब्राहिम तो मर गया, इब्राहिम मर गया तो अफगानों का नेता अब कौन बन गया? और अफगानों को भी लगता है दिल्ली और आगरा हमारे, इस पे कब्जा क्यों करके बैठा भाई ये आपका बाबर, क्यों किए बैठा? तो अपनी सहायता कौन कर सकता है? सांगा। पढ़ो देखिए चारों कारण एक बार वापस। अच्छा, सिंपल सा, दोनों साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं और सांगा ने तो करना शुरू कर ही दिया। दिल्ली के आसपास के कितने गांव डकार गया, आगरा के आसपास कौन से किले पे कब्जा किए बैठा। अब किसकी सहायता कर रहा है? महमूद लोदी। वो अफगानों का रहा है कि तुम्हें मैं राज्य दिला दूंगा। इसका मतलब क्या है? कि बाबर को हरा देंगे और क्या है? अच्छा, बाबर एक बड़ी शानदार सी बात लिखता है अपनी डायरी के अंदर, एक अलग सी बात लिखता है। बाबर कहता है कि मैं जब फरगना में बैठा था,
कहां पर बैठा था? जब मैं फरगना में बैठा था तो एक दिन सांगा का एक दूत मेरे पास आया। किसका दूत? और सांगा के दूत ने मेरे को आका कि भाई बाबर, मुझे सांगा ने भेजा है और सांगा को इब्राहिम लोदी तंग कर रहा है। कौन तंग कर रहा है? और सांगा की इब्राहिम लोदी खिलाफ पार नहीं पड़ रही, इसलिए सांगा ने तेरे को बुलाया कि भाई बाबर तू इंडिया पे आ जा, इंडिया पे आके इब्राहिम लोदी पर अटैक कर और सांगा तेरी पूरी सहायता करेगा। ऐसा कौन लिखता है? बाबर खुद लिखता है कि मुझे भारत पर हमला करने के लिए किसने बुलाया, किसके खिलाफ? और मैं आ गया सांगा के कहने पर। लेकिन पानीपत के पहले युद्ध में जब मैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ रहा था, मैंने सांगा को खूब फोन मैसेज किए कि आप मिलकर लड़ते हैं, पर इसने सब जगह ब्लॉक ही मार दिया मेरे को, और ये मेरी सहायता करने के लिए नहीं आया। मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? तो बाबर इसका कारण ये लिखता है कि इसने वादा खिलाफी की है। क्या किए? मेरा प्रॉमिस तोड़ा इसने, मुझे बुलाया था लेकिन मेरा साथ देने के लिए नहीं आया। और अपनी किताब में लिखता है, बाबर ने डायरी लिखी थी खुद की। बाबर की डायरी का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? एक दिन मैंने आपको समझाया था। अपने राजस्थान में लिखते तब बोलते चरित, क्या हुआ करते? सुरजन चरित, किताब का नाम क्या है? और ये फारसी में लिखते तब इनके नाम होते बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, ऐसे नाम होते। तो बाबरनामा में सांगा पर एक ब्लेम लगाता है, सांगा पर एक आरोप लगाता है कि सांगा ने उसे बुला तो लिया था लेकिन उसकी सहायता नहीं की थी। एक और लिख लो अपने। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रोमिस। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रोमिस। अच्छा, पर हम ये बात करते हैं कि इस बात पे हंसी सी आती है बात में कि पहली बात तो कि बाबर लिख रहा है कि सांगा किससे परेशान हो रखा था? इब्राहिम लोदी से। तो वो क्या ही परेशान होता, इब्राहिम लोदी उससे परेशान था। वो 1517-18 में इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में पीट चुका था और इब्राहिम लोदी की तो औकात ही नहीं थी कि इधर देखे, और इब्राहिम लोदी को उसकी सीमा में घुस घुस के मार रहा था। बाड़ी में युद्ध लड़के है, बाड़ी और आगरा 30-35 किलोमीटर के अंतर पे है। अगलों की राजधानी है आगरा और उनकी राजधानी के आसपास में जाके तबाह मचा के आता है उनकी। तो इब्राहिम लोदी के लिए तो क्या ही वो बुलाएगा। फिर दूसरी बड़ी बात, ये बात जो बाबर ने अपनी बुक में लिखी है, इसको बाबर के अलावा किसी ने नहीं लिखा। यदि इतनी बड़ी बात हुई होती कि सांगा ने बाबर को बुलाया होता तो बाबर का कोई ना कोई आसपास का इतिहासकार, को दूसरा मुस्लिम इतिहासकार इस बात को तो लिखता, कोई इंडिया वाला इतिहासकार भी इस बात को लिखता कि यार सांगा कितना निकम्मा राजा है कि उसने भारत पर आक्रमण के लिए किसको बुला लिया। यह बात केवल बाबर ने लिखी है, बाबर के अलावा यह बात कोई भी नहीं लिखता। तो फिर बाबर ये बात क्यों लिख देता है? तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। वो भाई अब डायरी लिख रहा है अपनी, तो भाई मैं हमला करने के लिए क्यों जा रहा हूं? तो कहता है इसका हमला करने का मेरा कारण यह है क्योंकि इसने मुझे बुला तो लिया था लेकिन मेरी सहायता नहीं की। तो ये कारण अपने सबसे लास्ट में लिखना है, पहले ऊपर वाले कारण लिखने, फिर एक ये लिखना है कि बाबर ने यह आरोप लगाया था कि मैं हमला क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सांगा ने मेरा प्रॉमिस तोड़ा। तो क्या क्या कारण आप दोबारा बताओ? दोनों अपने साम्राज्य का, जो सांगा उसने दिल्ली के आसपास के, आगरा के पास के कौन से किले पे, अब वो किसके साथ गठबंधन कर रहा है? अफगानों के साथ। अफगानों का नेता कौन है? महमूद लोदी किसका भाई है? और बाबर एक आरोप लगाता है कि इसने मुझे बुला लिया था लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया, पानीपत के पहले युद्ध में मेरी सहायता नहीं की। आई बात समझ में? अच्छा, अब भाई बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी और खानवा होता है आपका 17 मार्च, महीने भर का टाइम है। दोनों आगरा के बीच की सी लोकेशन पड़ती है। उधर बाबर अपना आगरा खाली करता है, आगरा खाली करके इधर खानवा में आके बैठता है। सांगा अपने पहले से यहाँ पे तैयार बैठा ही था, महीने भर दोनों ने तैयारी की। उधर बाबर अपनी तोपें लगा रहा है। भारत में, उत्तर भारत में सबसे पहले तोप यदि कोई लेके आया था तो वो कौन था? इससे पहले अपने यहाँ तोपों की लड़ाई नहीं थी, बारूद की लड़ाई अपने यहाँ पे थी नहीं। अपनी लड़ाइयां थी तीर कमान, तलवारें और भाले। भाला भाले से लड़ लेगा, तीर कमान वालों से लड़ लेंगे और तलवार वाले तलवार वालों से लड़ लेंगे। पहली बार बाबर भारत में, उत्तर भारत में तोपें लेके आया था, बारूद लेके आया था। तो उसने अपनी तोपों को एडजस्ट करना शुरू किया। बयाना के युद्ध में उसके खूब सारे सैनिक घायल हो गए थे, उनको उसने ठीक करवाना शुरू किया उसने। अब यहाँ थोड़े थोड़े घायल वगैरह सब सही हो गए और बाबर को लगा कि अब अपनी लड़ाई की जा सकती है। तो बाबर ने एक दिन अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि भाई कल अपने खानवा के मैदान में सांगा के खिलाफ लड़ेंगे, क्या तुम सब तैयार हो? हाउस द जोश? सबने कहा लो सर। ये जोश क्या हो रखा हमारा? तो बाबर ने कहा क्या बात करते हो यार, जोश लो क्यों रखा तुम्हारा, लड़ना क्यों नहीं चाहते? फौजियों के नहीं लड़ने के पीछे 2 बड़े कारण। एक कारण तो यह था कि बाबर जब वहां से आया था, काबुल से आया था, फरगना से आया था भारत पर हमला करने के लिए, तब फौजियों को यह कह के लाया था कि अपने इंडिया चलेंगे, खूब सारा धन मिलेगा, लूटपाट मचाएंगे वहां पे, तो लूटपाट में आपको धन मिल जाएगा और इंडिया से तुम्हें लड़कियां दिला के लाऊंगा। ये तो इंडिया से महिलाएं मिल जाएगी और एक इंडिया से अपने को क्या मिल जाएगा? धन मिल जाएगा, अपने जाएंगे और आएंगे। तो उन अफगानों के दिमाग में था, फौजियों के दिमाग में यह था, जो वहां से अफगानिस्तान से उसके साथ आए थे, इंडिया जाएंगे, महिलाएं उठा के लेके आ जाएंगे और धन लेके आ जाएंगे और फटाफट वापस आ जाएंगे। लेकिन बाबर वापस गया ही नहीं, बाबर यहीं बैठ गया। फौजियों को साल भर हो गया यहाँ बैठे हुए, 26 में आए थे, अब 27 आ गया। उनको अब घर की याद आ रही थी, चिट्ठी आई है, संदेश आते हैं टाइप के, कई गीत गाने पड़ रहे थे उनको।
इसलिए फौजी कह रहे थे यार हमें वापस जाना, तेरे साथ यहां नहीं बैठना है। दूसरा बड़ा कारण, मुसलमान राजाओं की खासियत हुआ करती थी कि वो दुश्मन की जासूसी करवाते, और जब सांगा की जासूसी करवाई गई तब पता चला कि सांगा के एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, 80 घाव थे उसके शरीर पे। कितने घाव थे? 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। तन पे कितने घाव थे? 80, लेकिन मन में किसी भी प्रकार की चिंता। इसलिए हरिवंश राय बच्चन बोल के गए कि मन के हारे हार है न मन के जीते। आपने यदि मन में ही सोच लिया मैं पास कर लूंगा एग्जाम, तब तो पास हो जाएगा, और पहले ही सोच लेते हैं अपनी पारे नहीं। तो फिर मारवाड़ी में कहावत है कि रोता जावे है मरेड़ा का समाचार ले आवे। जो रोते हुए जाते हैं वो समाचार भी किसका लाते हैं? मृत्यु के समाचार लाते हैं। तो पहले घरों में किसी काम के लिए भेज दे कि जा वो फलाना काम करके आ रहा, वो तो नहीं होगा, तो घरों मत जा, रुक जा, नहीं जाना, दूसरे भाई को भेज दिया करते। जब नीति खोटी है तो ये काम कभी भी नहीं होगा। तो सांगा वो आदमी साहब 80 घाव लगे हुए उसके बावजूद लड़ने के लिए गया हुआ। तो सांगा के बारे में जब पता चला है, पता लगवाया उन लोगों ने, तो पता चला यार ये घायल है भयंकर, उसके बावजूद लड़ने के लिए आया हुआ। और पता चला कि आज दिन तक इसके सामने जो गया है भगा भगा के मारा है उसको। तो सांगा बाबर ने जब पूछा क्यों नहीं लड़ना चाहते, तो फौजियों ने कहा कि भाई साहब ये जो सामने आ रहा है इसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, उसके बावजूद लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, डाकी है, और इससे क्या लड़ेंगे अपने? आज दिन तक इसके सामने जो गया इसने भगा भगा के मारे। बाबर ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी क्या बात नहीं? मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा वाला वीडियो देख ले तू, धोतियां पीछे रह गई थी वहां, थोड़े दिन पहले मारा अपने को तो पकड़ पकड़ के इसने। और भाई साहब इससे नहीं लड़ना, इससे लड़ोगे तो इसमें तेरा घाटा उसका, अपने मरमुरा जाएंगे। ये जितनी लुगाइयां हाथ आई है, जितने रुपए हाथ आए हैं, इनको लेते हैं यहां से वापस जाते हैं। अपने नहीं लड़ाई करनी यहां पे, नहीं हंसने की बात नहीं। मैं इस पे गंभीर सोचता हूं हमेशा कि इस अफगानिस्तान साइड के लोग कितने जाहिल और गंवार थे, जिनको एक राजा ये कह के लाया था कि औरतें मिलेगी वो आगे। इसे पता चलता है उनकी महिलाओं के प्रति कितनी बुरी सोच थी। आक्रांत दुर्दांत टाइप के लोग रहे होंगे जो इस चक्कर में आए थे कि लड़कियां उठा के लाएंगे। और ये आज दिन तक दिखता है कि तालिबान वालों के कब्जा करने के बाद महिलाओं की हालत क्या है, दिल्ली फतवे जारी होते हैं। तो आप सोच लो जब 22-21वीं शताब्दी में आके भी कोई ये फतवे जारी कर देता है कि साहब लड़कियां स्कूल नहीं जाएगी, लड़कियां ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, तो आज के 500 साल पहले तो कितने जंगली रहे होंगे। मिनखपना अभी तक नहीं है। अमेरिका जैसा भला अच्छा देश जब इनको नहीं सुधार पाया तो ये अपनी मौत ही मरेंगे कभी, और कोई इलाज नहीं है बाकी। तो बाबर ये कह के उन सैनिकों को लाया था। अब सैनिक वापस जाना चाहते थे, बाबर को लगा मरा दिया। यदि फौजी लड़ेंगे नहीं तो राजा किसके साथ लड़ेगा? तो बाबर को लगा सैनिकों को मोटिवेट किया जाए। तो बाबर सैनिकों को भाषण देता है एक शानदार सा, और बाबर ने कहा कि तुम क्या सोचते हो मैं खुद के लिए लड़ता हूं? फौजी उनका सोचते क्या दिख रहा है? तुम क्या सोचते हो मैं साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता हूं? हाँ साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहे हो तुम। और बाबर ने कहा कि नहीं तुम गलत सोचते हो, ना बाबर खुद के लिए लड़ रहा है, ना बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहा है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि इस्लाम की पताका इस छोर से उस छोर तक फहरानी है। मैं पहाड़ों पे, घाटियों पे, मरुस्थलों पे, मैदानों में सब जगह इस्लाम का झंडा फहराना चाहता हूं। मैं जिहाद करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? जो धर्म के लिए लड़ाइयां होती हैं, उन लड़ाइयों को क्या बोला करते थे? मैं जिहाद करना चाहता हूं। तुम नहीं जानते ये सांगा कितना बड़ा काफिर राजा है। काफिर मतलब जो मूर्ति पूजा करते, ये काफिर राजा है। और ये जब हिंदुस्तान के अंदर अपनी सेना लेके निकलता है तो इसके डर के मारे 300 मुसलमानों के झंडे झुक जाते हैं। ये भारत के अंदर मुसलमानों को तंग करता है। यदि तुम लड़ोगे मेरे साथ तो वेल एंड गुड, यदि तुम नहीं लड़ोगे तो बाबर अकेला लड़ेगा, बाबर अकेला जिहाद करेगा। यदि बाबर जिंदा रहा तो बाबर गाजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वे मुस्लिम योद्धा जो धर्म के लिए लड़ते हैं उन योद्धाओं को क्या कहते? जो युद्ध होता है युद्ध को तो बोलते जिहाद। जो योद्धा होते हैं उनको क्या बोलते? अगर बाबर जिंदा रहा तो बाबर गाजी बन जाएगा, बाबर मर भी गया तो बाबर शहीद होगा, बाबर जन्नत जाएगा। जन्नत में 72 हूरें बाबर का इंतजार कर रही है। ऐसे ढंग के भाषण दिए तब सैनिकों को थोड़ा थोड़ा जोश आया, कईयों के बाल खड़े होने शुरू हुए। बाबर को लगा अब की बार सही है। पर बाबर ने कहा आप बताओ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? इतने में एक फौज साहब खड़े, रुक 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 रुक, दारूड़ी है। बाबर ढंग का दारूड़िया था, वो सारे दिन पिया करता था। उसकी बाबरनामा उठा के देख लो, पन्ने पन्ने से शराब शराब टपक रही है उसके। तो ऐसे मतलब सुबह सुबह उठान, मूड तो नहीं था पर शरीर टूट रहा था। फिर क्या करता? फिर मैंने 2 पैक लिए। दोपहर के खाने के टाइम एक रिश्तेदार आ गए थे, रिश्तेदारों को सूखा खाना तो कैसे खिलाता, उनके चक्कर में 2 पैक और लिए। शाम को तो मौसम ही थोड़ा ठंडा हो गया था, फिर तो लेने ही पड़ते हैं पैक। सारे दिन पिया करता था। मतलब 2 बाबर और जहांगीर मुगलों में भयंकर दारूड़ी हुए हैं, और दोनों ने डायरियां लिखी है कि मुगल बादशाहों में कौन से मुगल बादशाहों ने अपनी खुद की किताबें लिखी है, अपने खुद उन्होंने डायरियां लिखी। तो कौन कौन है? और दोनों क्या थे? तो जहांगीर के सीधे सीधे स्टेटमेंट है कि जहांगीर राजवाज करता नहीं था। जहांगीर के टाइम में शासन संभालती उसकी रानी नूरजहां,
कौन सा बाल्टी? तो जहांगीर तो अपनी बुक में ढंग से लिखता है कि मैं दिन में 14 पेक लेता हूं, शाम को 6, 20 पेक ले लेता हूं मैं डेली के। और वो लिखता हो कि पहले मैं नहीं पिया करता था, फिर एक बार मैं कहीं शिकार खेलने के लिए गया हुआ था और वहां बहुत भयंकर थक गया था और थका हुआ मैं पड़ा था वहां पे। कुछ राजस्थान के लोग मेरे साथ में थे, उन्होंने मुझे कहा एक लिटिल, अभी एनर्जी नहीं आ जाए ना, और मैंने एनर्जी महसूस की शरीर में। फिर मुझे ये राज मिल गया था कि यार थकान दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो अपनी उसका तो फेमस डायलॉग है कि एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे। एक बोतल शराब हो, आधा किलो मांस मिल जाए। एक बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे, नूर राज नूर जहांदा होवे। राज किसका हो? पावे खरा होवे चे पावे खराब होवे, भले अच्छा हो भले ही बुरा हो, राज किसका होना चाहिए? नूर जहां। फिर अपने को बोतल और कबाब के अलावा कुछ भी। तो बाबर जब ये भाषण दे रहा था तब भी उसके हाथ में गिलास ही था। तो फौजी साहब खड़े हुए, फौजी साहब ने कहा दारूड़ी है तू, तो कम से कम इस्लाम की, अल्लाह की, कुरान की, मजहब की बातें मत ही किया कर। कुरान शरीफ ये भी फरमाती है कि किसी भी मुसलमान के लिए शराब पीना हराम है, और तुम डेली दारू पीता। और बाबर को लगा मरा दिया। बाबर ने गिलास हाथ में, बाबर ने फेंक दिया। बाबर ने कहा बाबर कसम खाता है कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। लोगों ने सब अंदर पेटी पड़ी है एक। बाबर ने कहा फेंक दो, सारी की सारी फेंक दो। बाबर सारी शराब फेंकवा देता है। बाबर ने कहा आप बताओ तुम तैयार हो कि नहीं हो? इतने में एक फौज साहब और खड़े, साहब लास्ट बात और, अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, कुरान ये भी कहती है कि मुसलमान व्यापारियों से टैक्स नहीं लेना चाहिए। कोई भी मुसलमान राजा मुसलमान व्यापारियों से टैक्स नहीं। और बाबर एक टैक्स लिया करता था, तमगा। कौन सा टैक्स लेता? और तू तमगा लेता है यार मुस्लिम व्यापारियों से। और बाबर ने कहा कि बाबर कसम खाता है कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से टैक्स। बाबर इस युद्ध से पहले 3 घोषणा करता है कि कल युद्ध नहीं है, कल क्या है? मैं आज के बाद क्या नहीं पीऊंगा, और मैं मुस्लिम व्यापारियों से क्या नहीं लूंगा। लाइन छोड़ के लिखो, कारण हो गए, लाइन छोड़ के लिखना। इस युद्ध से पहले, बिफोर दिस बैटल, इस युद्ध से पहले, बिफोर दिस बैटल, बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। धर्म के लिए जो लड़ाइयां होती उनको क्या बोला करते थे? जिहाद। उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। ही रिमूव्ड तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम मर्चेंट्स। उसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। ही रिमूव्ड तमगा टैक्स ऑन मुस्लिम मर्चेंट्स। उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। ही टुक रेजुलेशन नॉट टू टेक लिकर। ही टुक रेजुलेशन नॉट टू टेक लिकर। जैसे दारूड़ी है हर 1 जनवरी को लेते हैं कि कल से बंद है, बस आज न्यू ईयर आज भी लेते हैं, जिम जाएंगे कल से। तो 3 बातें किसकी घोषणा की? जिहाद। कौन सा कर हटा दिया? और क्या नहीं पीने की कस्में खाई? अच्छा, सांगा इंटेलिजेंट बंदा है। सांगा भी जानता है कि इस बार बड़ी लड़ाई हो सकती है अपनी, दिल्ली आगरा पे कब्जा करने जा रहे हैं अपने इस बार। तो उसने राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर लिखे, और लेटर लिखे भाई सारे आ जाओ, जीतेंगे इस बार ढंग से, और जीतने के बाद में सबको हिस्सा मिलेगा अपने। तो सारे सारे राजाओं को लेटर लिखे। कौन से युद्ध में सहायता के लिए बुलाया? लाइन चेंज कर लिखो। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान, तथा सहायता की मांग की, डिमांड एंड हेल्प, तथा सहायता की मांग की, डिमांड एंड हेल्प, सहायता की मांग की। ये जो लेटर लिखने की प्रक्रिया हुआ करती थी, इसको अपने उस टाइम बोला करते थे पाती परवन। क्या बोलते थे? तो ये जो लाइन लिखी इसकी कोष्टक में लिख लो, पाती परवन। चिट्ठी पत्री नहीं बोलते लेटर को, और लेटर को परवाना भी कहा करते थे। तो पाती परवन शब्द वहीं से आ गया आपने। तो कोई पूछेगा भाई कौन से युद्ध से पहले सांगा ने पाती परवन किया था? तो कौन से युद्ध से पहले? खानवा। पाती परवन का मतलब लेटर भेजना। ऊपर ये लिखा हमने लेटर भेजे। अब सांगा की सहायता करने के लिए कौन कौन गए थे, मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रहा हूं, उतारिए आप। याद नहीं करने के लिए उतार लीजिए, अपने आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे। पर एक बार लिखिए। अपने यहां से शुरू करते हैं जहां पर अपने बैठे हुए, जयपुर। जयपुर को तब बोला करते थे आमेर। क्या बोलते थे? आमेर से गया था राजा, जो गया उसका नाम था पृथ्वीराज।
उतारो देखिए नाम एक बार, ऊपर से बोलो। देखिए उधर से आमेर से कौन गया लड़ने के लिए? पृथ्वीराज। मारवाड़ से कौन आया था? हालांकि उस समय राजा नहीं था मालदेव, उसके पिताजी राजा थे, पिताजी का नाम था गंगा, पर गंगा जी खुद नहीं गए, उन्होंने अपने राजकुमार को भेज दिया। राजकुमार कौन था? मालदेव। तो एक बार सवाल था कि मारवाड़ का कौन सा राजकुमार खानवा के युद्ध में सहायता करने के लिए गया था? तो कौन सा राजकुमार? मालदेव। बीकानेर का कौन सा राजकुमार आया? कल्याणमल। हालांकि उसके पिताजी वहां के राजा थे, पिताजी का नाम क्या था? जेत। मेड़ता का कौन सा राजा आया? वीरमदेव। उसके बाद कौन सा लिखा? इडर। इडर से कौन सा आया? मैंने कहा था भारमल रायमल की लड़ाई में तो सांगा ने किसको सपोर्ट किया था? रायमल। लेकिन रायमल के मरने के बाद सांगा ने राजा किसको बना दिया था? भारमल। चंदेरी से कौन आया इधर से? ये तो आना ही है दोस्त है उसका। आगे कौन है आपका? सिरोही से कौन आया? अखिराज देवड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिला के अपने बोलते वागड़, तो वागड़ से कौन आया था? उदय से। प्रतापगढ़ को बोलते देवलिया, प्रतापगढ़ को क्या कहा करते थे? तो देवलिया से कौन है आपका? बाघ सिंह। सलुम्बर वाले हरावल में रहते थे, तो सलुम्बर से कौन गया? रतन सिंह चुंडावत। चुंडा के जो वंशज हुए वो क्या कहलाए? चुंडावत। सादड़ी का कौन है? झाला। सादड़ी चित्तौड़गढ़ जिले में एक जगह पड़ती है, झाला राजपूतों का ठिकाना था, तो यहां से कौन गया? झाला अज्जा। और मेवात, अलवर वाले इलाके को अपने क्या बोला करते थे? मेवात। मेवात से लड़ने के लिए कौन गया? हसन खान मेवाती। कौन गया? और अफगानों की सेना लेगी कौन लड़ रहा है? महमूद लोदी। अरे अभी तो ऊपर लिखवाया है कि बाबर किसके साथ गठबंधन बना रहा है? महमूद लोदी। तो अफगानों की सेना लेगी कौन लड़ रहा है? बाबर मुगल था। बाबर क्या था? बाबर बेसिकली था उज्बेक, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, तो क्या हो गया? उज्बेक। उज्बेकों में भी कौन सा उज्बेक था? तो था मुगल। कौन सा था? मुगल। और ये लोधी थे, ये थे अफगान। लोधी कौन थे? तो अफगानों और मुगलों में आपस में वैसे नहीं बनती, क्योंकि अफगानों का शासन आगे खत्म किसने किया? बाबर। बाबर कौन है? मुगल। अब मुगलों के खिलाफ कौन लड़ रहा है? सांगा। तो सारे के सारे अफगान लड़ने के लिए किसकी तरफ से आगे? सांगा। और अफगानों का कौन सा नेता आया लड़ने के लिए? महमूद लोधी। कौन आया था? पहले पड़ेगी बात। मुसलमानों में दो बड़े सेनापति सांगा की तरफ से लड़ रहे हैं, एक तो महमूद लोधी और एक कौन लड़ रहा है आपका? हसन खान। इसलिए हम कह सकते हैं कि खानवा के युद्ध को बाबर ने कहा था जिहाद है। बाबर ने क्या कहा था? जिहाद का मतलब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, कि हम मुसलमान कल हिंदुओं के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन सांगा की तरफ से ऐसा कोई भी जिहाद नहीं था। सांगा अपने राजस्थान के, भारत के सभी राजाओं को लेकर लड़ रहा था, उसके साथ में मुसलमान राजा भी लड़ रहे थे। जैसे अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा है? महमूद लोधी। और मेवात की तरफ से कौन है? हसन खान मेवात। नीचे वाले दो नाम के स्टार लगाना, सादड़ी का झाला अज्जा और मेवात वाला हसन खान मेवात। ये पूछेंगे आपसे, झाला अज्जा तो अभी अपने काम आएगा। तो कोई पूछे खानवा के युद्ध में लड़ने वाले मुस्लिम सेनापति कौन कौन थे? तो कौन कौन थे बताओ देखे? हसन खान मेवाती और महमूद। ऊपर लिख लिया ना महमूद लोधी का नाम, वापस क्यों लिखना है? अब सुनना दे। इधर आपके बाबर की सेना पड़ी, और बाबर के पास मैंने आपको बताया था कि बाबर के पास में तोपें थी। क्या थी उसके पास में? तो अपनी तोपें लेके पड़ा हुआ सामने की तरफ। इधर जो आपके सांगा है, सांगा की सेना इधर सामने की तरफ लगी हुई। सांगा की सेना ज्यादा है, बाबर की सेना कम है। सांगा के साथ में राजस्थान के खूब सारे राजा है, पर अपने राजाओं के लड़ने का तरीका बड़ा अजीब सा हुआ करता। अब उनसे वागड़ से कौन गया लड़ने के लिए बताओ देखे? उदय से। वागड़ वाला उदय सिंह मान लो यहां खड़ा है अपने 7,000 फौजियों के साथ। कितने फौजियों के साथ? आमेर से कौन गया लड़ने के लिए? वो अपने यहां खड़ा है अपने 4,000 फौजियों के साथ। हरावल में हमेशा कौन रहते? तो सलुम्बर वाले यहां बीचों बीच खड़े एकदम, यहां सलुम्बर वाले। अब ये सब जगह, यहां पे कोई खड़ा है मान लो मालदेव, यहां पर एकदम बीचों बीच खुद सांगा खड़ा था। यहां पर जो है आपका मान लो अखेराज देवड़ा, यहां पर आपका कल्याणमल, यहां पे वीरम देव, यहां पे मेदिनी राय, यूं सब लोग अपने अपने लोकेशन लेके खड़े। पर अपने राजाओं में एक सिस्टम था कि वागड़ वाला उदय सिंह मान लो 7,000 बंदे लेके आए। कितने बंदे लेके आए? तो ये 7,000 सैनिक किसका ऑर्डर फॉलो करेंगे? फिर अपने राजा खुद युद्ध लड़ने के लिए जाते सारे। अब मान लो युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही उदय सिंह मर गया। गोली लग सकती है ना कहीं भी, ये तो किसी के भी लग सकता है। ये तो है नहीं कि भाई आप सेनापति हो तो आपके बाद में लगेगी और सैनिक हो तो पहले लग जाए, किसी के भी लग सकती है। अब यदि ये मर गया 7 मिनट के अंदर, ये मर गया, तो ये जो 7,000 फौजी युद्ध नहीं करेंगे ये बार। भाई हम जिसके साथ आए थे वो तो मर गया, अब हमें ऑर्डर कौन दे? हम और किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करते। ये अमेर वाला पृथ्वीराज है, ये मान लो 4,000 फौजी लेके आया, और ये मर गया, आधे घंटे बाद में ये मर गया, तो इसके साथ वाले 4,000 अब युद्ध अपने केवल उसी का ऑर्डर मानते जिसके नेतृत्व में आते थे, बाकी किसी का ऑर्डर फॉलो। आई बात सुन, एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती। इधर बाबर के पास में तोपें, अपने वालों की तोपें देखी हुई नहीं है, इससे पहले कभी तोपों की लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए जैसे ही बाबर ने उधर से तोपें चलानी शुरू की और आगे से बंदे मरने लगे, इनके कई देर तो यही नहीं समझ में आई कि आग आ कहां से रही है। इनको कई देर तो ये लगा कि आज युद्ध में आते टाइम माता जी के हाथ नहीं जोड़ गए, कोई भूमियों सा नहीं सिंवर कहते। उन्होंने कई देर तो वैसे हाथ जोड़े कि जाते ही नारियल चढ़ा देंगे, आपके नारियल चढ़ा देंगे जाते ही, प्लीज अभी अभी तो एक बार आग बंद करो। इतने में इनके समझ में आया इस आग में बंदे मर रहे हैं अपने।
आगे के 5 बंदे मर गए, आगे के 7 बंदे मर गए, तो इन्होंने साइडों में होकर लड़ना शुरू किया। पर इतने में आगे आगे वाले सेनापति मरने लगे, सेनापति मरने लगे तो सेना बाहर निकलने लगी। जिसका भी सेनापति मरता वो सेना बाहर की तरफ चली जाती। दूसरा बड़ा कारण, अपने यहाँ पे राजा लड़ते हाथियों पे। कैसे लड़ते? हाथी थे अपने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाथी क्यों लेके जाते थे? भारत में घोड़े थे ही कम, भारत में ज्यादा होते ही क्या थे? हाथी। जो जहां पे होगा उसी पे तो बैठ के लड़ोगे आप। बाहर की तरफ घोड़े ज्यादा थे, वो घोड़ों पे आते, अपने तरफ हाथी ज्यादा थे, तो अपने किस पे लड़ते? हाथियों। अपनी अपनी लड़ाइयां होती तब तो हाथी वर्सेज हाथी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हाथी वर्सेज घोड़ा होगा तब दिक्कत आएगी। दिक्कत दूसरी ये कि बेचारे हाथियों ने भी तो तोपें नहीं देखी थी, उनके भी तो आउट ऑफ सिलेबस था मामला, इसलिए जोर से धमाके होने शुरू हुए तो हाथी भी वो हो गए, वो भयंकर तरीके से पागल हो गए हाथी। और पागल हाथियों ने अपनी सेना को मारना शुरू कर दिया, भागने शुरू हुए। जानवर भागेगा तो जो पेड़ के अंदर आएगा उसको मारेगा, जानवर कहां देखे। हाथियों से जनता मर रही, सेनापतियों के घायल होने की वजह से बाहर निकल रहे हैं, तोपों की वजह से मर रहे हैं, और सेना में बिखराव भयंकर तरीके से। तो सांगा ने अपने हाथी चलाने वाले कहा कि मुझे यहां ले जाके खड़ा कर, सबसे आगे, मैं सबसे आगे जाके लड़ूंगा। ये पास में इधर मालदेव और अखिराज देवड़ा ये खड़े थे। इन दोनों ने समझा कि सर आगे मत जाओ, और यदि आप आगे जाओगे तो आप राजा हो। आपके यदि गोली लग गई कोई, आपके यदि तीर लग गया तो बाद में तो पूरी सेना ही नहीं लड़ेगी, लोगों को पता चलेगा राजा मर गया, सेना वैसे निकल जाएगी। सांगा ने कहा नहीं, नहीं लगेगा, मेरे चिंता मत करो, तुम आगे ले जा खड़ा कर दो मुझे। मैं यदि आगे खड़ा रहूंगा तो सेना में कॉन्फिडेंस रहेगा, सेना जो भाग रही है इधर उधर उसको लगेगा राजा जी खुद आगे जाके लड़ रहे हैं, तो बाद लड़ लेंगे ढंग से। तो सांगा को आगे आगे ले जा खड़ा कर दिया। एक बार वापस कंडीशन बराबर के अंदर लेके सांगा खुद, मतलब आप, मैं तो कई बार हैरान रहता हूं इस बात पे, उसके हाथ नहीं पैर नहीं, उसके बाद वो आगे आगे चला गया। उसके मन में ऐसी कोई चिंता नहीं है कि मुझे मार देंगे और कर देंगे, मरेंगे तो मरेंगे क्या, वैसे हाथ में पैर तो वैसे नहीं है अपने, तो लड़े तो सही कम से कम आगे की तरफ जाके। अब वो सबसे आगे आगे। बाबर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि यदि सांगा को मार दिया तो पीछे भले लाख है भले 50,000 है, एक भी नहीं लड़ेगा इनमें से। इसलिए बाबर ने अपनी एक पूरी टुकड़ी, तीर कमान चलाने वालों की पूरी टुकड़ी कहा कि केवल सांगा पे हमले करने और किसी पे नहीं करते। उस टुकड़ी ने भी कहा भाई सांगा यदि आगे, इसका मतलब ये नहीं सांगा अकेला है, उसके आसपास में कवर है, उनकी सेना भी तो साथ में बड़ी होगी आगे, और नहीं मार सकते इसको, और अपने मर जाएंगे सारे। सांगा, बाबर ने कहा कि भले 1,000 फौजी उतारे जाए, 1,000 के 1,000 मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक सांगा मरना चाहिए, एक तीर तो निशाने पे लगेगा किसी ना किसी का, इतने में अपना काम हो जाएगा। अब वो लगातार सांगा ही सांगा पे तीरों की बौछार भी, आगे आगे जा खड़ा। फिर हाथी की समस्या, हाथी पे बंदा दूर से दिखता है, निशाना सटीक लग जाता है। घोड़े पे और निशाना लगे नहीं भाई, दब जाओ आप घोड़ों के बीच में। हाथी तो ऊपर से दिख रहा है आपको कि फलाना आदमी हाथी पे। फिर राजा मुकुट मुकुट पहन के बैठता तो और पता चलता कि अब ये राजा ही है अपने आप में। तो एक तीर लगा सांगा के, तीर लगा तो मरा वो फिर भी नहीं, पर वो हाथी में गिर गया ऊपर। हाथी में बैठने की जगह होती है होदा, जिसको बोलते हैं होदा, उस होदे में गिर गया। अब वो गिरा तब इन पीछे वाले सबने देखा भाई यहां तक भी दिखेगा, अरे वो तीर लगान गिर गया, इनको लगा मर गया, तो सारे निकल गए पीछे से। आगे वालों ने खूब कन्वे किए उधर से मैसेज, अरे नहीं मरा है, अभी घायल हुआ है, घायल हुआ है। पर इतनी आप जगह के अंदर पहुंचाओ कैसे मैसेज, तब तक सेना बिखर चुकी थी। इन्होंने वापस यूं लड़ने की कोशिश तो की। अब यहां मेवाड़ में एक रिवाज था कि जब भी राजा किसी भी कारण से घायल हो जाए, राजा ना लड़ पाए, या राजा को किसी भी कारण से युद्ध का मैदान छोड़ना पड़े, तो सादड़ी का झाला राजा वाला मुकुट पहन के लड़ेगा। और सादड़ी का झाला कौन था कि हरावल में तो हमेशा रहेंगे सलूम्बर के चुंडावत, और राजा का मुकुट धारण करने की यदि बारी आई तो कौन धारण करेगा? सादड़ी का झाला। सादड़ी का झाला कौन था? तो फटाफट सादड़ी वाले झाला को सांगा वाला मुकुट पहनाया, उस हाथी पे बिठाया ताकि पीछे दिखे कि नहीं राजा बैठा है, राजा बैठा है। लेकिन मिसकम्युनिकेशन इतना फैला कि वो इनके समझ में नहीं आई सेना के कि कौन बचा हुआ है कौन नहीं है। सेना वहां से निकल गई। बाबर बहुत इजीली युद्ध जीत जाता है दोपहर तक, कि उसको ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा था। इनके आपस में कोऑर्डिनेशन में कमी आ गई थी, उस कोऑर्डिनेशन की वजह से जीत जात गया था वो। यहाँ पे लिखो, घायल होने के कारण सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। ड्यू टू इंजरी सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। अतः सादड़ी के झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झाला अज्जा ऑफ सादड़ी लेड बैटल। युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल। युद्ध में बाबर की जीत हुई, बाबर वॉन दिस बैटल। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। मैंने बताया था वे योद्धा जो धर्म के लिए लड़ते हैं उनको क्या बोला करते थे? गाजी। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। एंड ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। तो उसने कहा मैंने काफिरों को मारा, आज गाजी हूं मैं। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। एंड ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। तो कोई पूछेगा भाई बाबर ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा। खानवा जीतने के बाद। अपना सवाल वही बने कि खानवा में सांगा क्यों हार गया था? सांगा की हार के कारण क्या थे? लिखो, सांगा की हार के कारण। ये तो सिंपल सा कारण ये है कि सांगा की सेना में कोऑर्डिनेशन नहीं है। यूनिटी नाम की जो चीज होती है किसी सेना के अंदर, वो नहीं। थाने में थानेदार एक होना चाहिए, बाकी सब सिपाही होने चाहिए। अपने यहाँ थाने में सारे थानेदार थे,
कोई भी दूसरे का ऑर्डर मानने के लिए तैयार है नहीं। आप जब आगे पबेट पढ़ोगे तब आप एक सिद्धांत पढ़ोगे, आदेश की एकता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑर्डर, कि ऑर्डर जो होते हैं उनके अंदर क्या होनी चाहिए, हमेशा यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऊपर से जो ऑर्डर है वो लास्ट तक वो सेम कन्वे होना चाहिए, उसी ऑर्डर को सब फॉलो करने चाहिए। अपने यहाँ पे ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा था। लिखो, सांगा की सेना में एकता की कमी थी, सांगा की सेना में एकता की कमी थी। देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगाज आर्मी। इसी में कंटिन्यू करना। तथा उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। एंड हिज आर्मी वाज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर इन चीफ्स। अच्छा, आपने एक पढ़ा था कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ और दूसरा हुआ 1192 में। तो अपने पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का ये सिद्धांत तो यहां भी लागू हो रहा है कि बयाना हो गया आपके 16 फरवरी को, खानवा कब हो रहा है 17 मार्च। आप कहीं ना कहीं 1 महीने का टाइम तो दे ही रहे हो। आप अचानक हमला कर देते तो बाबर को संभलने का मौका नहीं मिलता। वो कैसे तो तोपे लगाता, कैसे आपकी जासूसी करवाता। तो हम कह सकते हैं कि बयाना युद्ध के बाद सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का, लिखो, बयाना युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सांगा इतना घायल था, आगे चला गया। यदि उस दिन आगे ना जाता और पीछे ही से डिक्टेट करता तो मामला कुछ कुछ संभल गया था, ये वापस लड़ लेते। लेकिन आगे जाने की वजह से सांगा को तीर लग जाता है, तीर लग गया तो बाकी सेना बाद में नहीं संभली, चुपचाप वहां से निकल गई। देखो, घायल होने के बावजूद सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल होने के बावजूद सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था। अच्छा, एक जब सांगा हारने लगा, बाबर की जीत होती दिखी, वो तोपों से लोग मरने लगे, तो सांगा के कई साथी सांगा से विश्वासघात कर गए। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है रायसीन। कौन सी जगह? और रायसीन का एक बंदा था, इसका नाम था सलहदी तंवर। क्या नाम था बंदे का? सलहदी तंवर। ये आया था सांगा की तरफ से लड़ने के लिए, लेकिन बाद में बीच में किससे जाके मिल गया था? बाबर से जाके मिल गया। एक आपके नागौर से गए थे लड़ने के लिए खानजादे मुस्लिम। ये नागौर वाले भी लड़ने तो गए थे सांगा की तरफ से, लेकिन बाद में बीच में जाके किससे मिल गए थे? उसे बाबर से जाके मिल गए। अच्छा, चलते युद्ध के अंदर आपका बंदा उधर चला जाता है। एक समस्या सीधी सीधी, आपकी संख्या कम होगी, अगले की संख्या ज्यादा होगी। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि जो आपकी तरफ से जाएगा वो आपकी प्लानिंग भी तो बताएगा। आपके पास कितना सामान है, कितने सैनिक है, कैसे लड़ोगे, जो सारी प्लानिंग आपने तैयार की थी वो किसको पता चल गई? बाबर को। तो लिखो, सांगा के कुछ साथियों ने विश्वासघात किया। सम एलीज ऑफ सांगा बीट्रेड हिम। सांगा के कुछ साथियों ने उससे विश्वासघात किया तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड दे जॉइंड हैंड्स विद बाबर ड्यूरिंग बैटल। जैसे नाम लिखो, रायसीन का सलहदी तंवर, सलहदी तंवर ऑफ रायसीन, तथा नागौर के खानजादे मुस्लिम एंड खानजादे मुस्लिम्स ऑफ नागौर। कितने पॉइंट हो गए? ये 4 पॉइंट तो हो गई है कि भाई आपके सांगा क्यों हार रहा है। सांगा इसलिए हार रहा है कि उसकी सेना में एकता की कमी है। घायल होने के बावजूद खुद युद्ध के मैदान में चला गया। युद्ध की तैयारी का उसने बाबर को टाइम दे दिया और उसके कई साथी उसे विश्वासघात करके किसे जाके मिल गए। फिर अपने आप में यह भी तो बात है कि सांगा हारा है तो बाबर जीता है, तो बाबर में भी ऐसे कारण रहे होंगे कि बाबर जीत रहा है, तो क्या कारण रहे होंगे? इसी में लिखना, अगला 5 नंबर ही लिखना। अपने सबसे बड़ा मैंने अभी बताया कि बाबर अपने साथ में क्या लेके आया था? तोपें। क्या लेके आया था? लिखो, अगला बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। ये अंतर अपने आप में कि आपके पास तोपे नहीं है, अगले के पास में तोपे। बाबर का तोप खाना। एक और सुनना, देखो, यहां अपने सेनाओं की लड़ाई ये थी, अपने पोजीशन ये हुआ करती कि आमने सामने की लड़ाई होती। इस सैनिक से ये लड़ेगा, इससे ये लड़े, इससे ये लड़े, इससे ये लड़े। तोप भाले से भाले वाला लड़े, तलवार से तलवार वाला लड़े, तीर कमान वालों से तीर कमान वाला लड़े। सीधा सिस्टम हुआ करता। बाबर उज्बेक था। उज्बेकों की एक पद्धति और हुआ करती, तुलगुमा। क्या हुआ करता? तुलगुमा पद्धति यह कहती है कि जब युद्ध चल रहा है, एकदम आमने सामने की जब लड़ाई चल रही, जब एकदम पीक पे युद्ध चल रहा है, इधर से ये सेना लड़ रही है, इधर से इनकी सेना लड़ रही है, तब बाबर ने अपनी एक टुकड़ी इधर से उतारी, एक टुकड़ी इधर से उतारी, 3 तरफ से घेर के मारना। सामने की लड़ाई है, एक टुकड़ी यहां से उतारी जाए, एक टुकड़ी यहां से उतारी जाए। अपने वालों को यह लड़ाई तो आती नहीं थी। अपने वालों की लड़ाई ये थी, इससे ये लड़ रहा है। अब ये इधर वाले बंदे ने आके जब इधर वाले पे अटैक किया, ये तो लड़ ही रहा था, ये आके और लड़ने लगा, तो अपने वालों को ये पल्ले ही नहीं पड़ा, ये क्यों आ गया इधर से। अपने वालों को इधर तो चिटिंग है, चिटिंग, सामने से आओ, इधर से नहीं आ सकते, इतने में सल्ट आ गए वो। तो लिखो, बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर। तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर। बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति, बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति। कौन सी युद्ध पद्धति? तो ये तो बाबर के पास में तोपें थी, वो अपने आप में डिफरेंस है। एक बाबर के लड़ने का तरीका एक अलग सा था, अजीब सा तरीका था, और वो तरीका भी अपने वालों को आता
फिर दो वो डिफरेंस जो मैंने हमेशा बताया आपको कि बाहर वाला जब भी कोई जीते और अपने वाला जब भी कोई हारे, हमेशा दो लिखने। उनके पास घोड़े थे और हमारे पास हाथी थे, उनके पास हल्के हथियार थे और हमारे पास, देखो बाबर की सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया था। बाबर्स आर्मी यूज्ड हॉर्सेस, बाबर की सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया था। बाबर्स आर्मी यूज्ड हॉर्सेस, जबकि सांगा की सेना ने हाथियों का प्रयोग किया। अनलाइक एलिफेंट्स बाई सांगाजार में, जबकि सांगा की सेना ने हाथियों का प्रयोग किया, अनलाइक एलिफेंट्स बाई सांगाजार में। एक लास्ट और लिख लो। बाबर के सैनिकों ने सांगा के सैनिकों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। बाबर सोल्जर्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन सांगा सोल्जर्स। याद रह जाएगा। सांगा क्यों हारा? चार कारण। एकता की कमी है, घायल होने के बाद बावजूद खुद युद्ध के मैदान में चला गया, युद्ध की तैयारी का टाइम दे दिया था, और साथियों ने क्या किया? विश्वास। बाबर क्यों जीत रहा है? उसके पास तोपे है, उसका लड़ने का तरीका तुलगुमा है, उनके पास में घोड़े हैं और उनके पास में हल्के हथियार। याद रहेगी चारों बात, चारों आठ। आपको भी कोई पूछ ले खानवा के युद्ध में बाबर क्यों जीत गया, तो भी ये लिखना। सांगा क्यों हार गया, तो भी लिखना। बात तो एक ही दोनों को। देखो खानवा युद्ध का महत्व है या खानवा युद्ध का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ बैटल ऑफ खानवा। तराइन वाले युद्ध का प्रभाव याद है थोड़ा थोड़ा आपको? तराइन वाले में अपने पढ़ रहे थे एक बात कि भाई पृथ्वीराज हार गया था, तो गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना क्या हो गया? यहाँ पे भी तो सांगा जैसा बड़ा राजा आ रहा है, तो बाबर के लिए भारत में राज करना। और यहाँ पे तो सांगा नहीं, दोनों हार गए, अफगान और राजपूत दोनों एक साथ ही। इस युद्ध में अफगान भी तो थे, महमूद लोदी के भी साथ में थे। बाबर जब भारत में है तो भारत में दो बड़ी शक्तियां हैं, या तो इब्राहिम लोदी है जो दिल्ली आगरा पे कब्जा किया बैठा है, या सांगा है जो राजस्थान के लगभग हिस्से पे कब्जा किया बैठा है। अब उसने एक साथ ही हरा दिए। खानवा युद्ध में अफगान भी हार गए, खानवा युद्ध में राजपूत भी हार गए। तो बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया, कठिन हो गया? मान लो इस युद्ध में सांगा नहीं हारे, तो क्या बाबर भारत पे कब्जा करे? वो भगा दे इसी युद्ध के अंदर उसको। तो लिखो, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। बाबर के लिए भारत में राज करना क्या हो गया था? आसान हो गया था। किस किस को हराने के बाद में? अफगानों को हराने के बाद में और राजपूतों को हराने के बाद में। ये तो बाबर की तरफ से अच्छी बात हुई। अच्छा, इधर से क्या बात होती है? तो खानवा अंतिम लड़ाई है जिसमें राजस्थान के राजपूत एक होकर लड़े थे। खानवा के बाद में राजस्थान के राजपूतों में ऐसी एकता दोबारा कभी भी नहीं देखी गई। लिखो, खानवा अंतिम युद्ध था, खानवा वो लास्ट बैटल। खानवा अंतिम युद्ध था, खानवा वो लास्ट बैटल, जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी। इन विच यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन। ये सारे एक झंडे के नीचे आ गए थे। यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन। राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी। सांगा राजपूतों में लास्ट राजा है जो दिल्ली पे कब्जे का प्रयास कर रहा है। सांगा के बाद में किसी भी राजा ने दिल्ली को इस प्रकार से चैलेंज नहीं, ये डायरेक्ट दिल्ली को चैलेंज कर रहा है कि भाई आप बाबर से लड़ने के लिए आगरा के पास में जा रहे हो, दिल्ली के पास में जा रहे हो। इसका मतलब सांगा बाबर को चैलेंज कर रहा है। इसके बाद में कोई भी इस प्रकार का राजा दिल्ली को चैलेंज नहीं कर पाया, दिल्ली के राजाओं को चैलेंज नहीं कर पाया। लड़े हैं बाद में, ये नहीं लड़ाइयां बंद हो गई। आप कह सकते हो कि सर महाराणा प्रताप भी लड़े थे, पर महाराणा प्रताप मेवाड़ में लड़ रहे हैं। कहां पे लड़ रहे हैं? धौलपुर जाके थोड़ी लड़े, या भरतपुर में जाके थोड़ी लड़े हैं। ये कांड यदि कोई करके गया था तो अंतिम आदमी ये कौन था? बाद में तो घर की लड़ाइयां हैं। बस दो चीज है, एक तो यह है कि आपका घर है और गुंडे उस पर कब्जा करने के लिए आ गए। आप जी जान लगा के लड़ोगे, आप अपने घर पे किसी को कब्जा करने नहीं। तो अब मेरा घर है भाई, गुंडे भले कितने शक्तिशाली है पर मेरा घर तो नहीं छूटेगा, मुझे मारो और मेरे घर पे कब्जा कर लो। महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, दुर्गादास वाली लड़ाइयां घर की लड़ाइयां हैं। यहां तो सांगा खुद कह रहा है मैं तुम्हारे प्लॉट पे कब्जा करूंगा। अलग अलग बातें ना दोनों। तो लिखो, सांगा अंतिम राजपूत राजा था। सांगा वो लास्ट राजपूत किंग, अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को सीधे चुनौती देने का प्रयास किया। या जिसने दिल्ली को सीधे चुनौती दी, लिख लो, जिसने दिल्ली को सीधे चुनौती दी, वो डायरेक्टली चैलेंज दिल्ली। अरे बड़ा गजब दिमाग वाला आदमी था। खानवा में इसका तो वो फेल ही हो गया, सिस्टम ही पूरा। यदि खानवा उस टाइम ये जीत जाते तो ये भारत का सिस्टम ही चेंज कर देता पूरा। दिल्ली पे सबसे अंत में राजपूतों ने राज किया था, वो थे चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान राजा था दिल्ली का। तुर्कों ने कब्जा कर लिया, उसके बाद दिल्ली कभी भी राजपूतों के हाथ में नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो हार गए थे, अजमेर में हार गए, दिल्ली में हार गए, वो जाके शिफ्ट हो गए यूपी। कहां शिफ्ट हो गए? कई यहां लड़ाइयों में मर मुरा गए। जो परिवार यहां पे थोड़े बहुत बचे वो यूपी जाके शिफ्ट हो गए। यूपी में दो तीन डिस्ट्रिक्ट के यदि आपने नाम सुने तो मैनपुरी, इटावा, है ना, ऐसे दो तीन डिस्ट्रिक्ट, इन मैनपुरी इटावा वाले इलाकों में जाके शिफ्ट हो गए। वहां पे एक ब्रांच जो थी चौहानों की वो चली गई रणथंभौर। पृथ्वीराज का एक बेटा चला गया रणथंभौर, बाकी वाले कोई भाई बेटे बचे होंगे वो किधर चले गए? आपके यूपी की तरफ चले गए। रणथंभौर वाली ब्रांच 1301 में हार गई।
हमीर हार गया अलाउद्दीन खिलजी से। तो रणथंभौर वालों में भी जो बचे वो भी चले गए यूपी। पता था यार अपने बाकी परिवार के लोग कहां रहते हैं, वहां मैनपुरी इटावा में रहते हैं, तो वो भी जाके मैनपुरी इटावा में शिफ्ट हो गए। एक चले गए 1192 के आसपास, एक चले गए 1301 के आसपास, मतलब एक 1200 मान लो और एक 1300 मान लो। अब चल रहा है 1527, मतलब उनको गए हुए 300 साल हो गए। कितने साल हो गए? खानवा के युद्ध से पहले सांगा उनको मैसेज करता है, और सांगा उनको मैसेज करके कहता है कि आ जाओ लो यूपी से खानवा जाओ, और इस बार अपने दिल्ली और आगरा दोनों जीतेंगे, और दिल्ली आगरा जीतने के बाद मैं तुम्हें दिल्ली दूंगा। तुम्हें क्या दूंगा? क्योंकि दिल्ली लास्ट टाइम में चौहानों की थी, तुम्हारे बाप दादाओं की थी, तो मेरा साथ दो, और जीतने के बाद तुम मेरे से क्या रख लेना? दिल्ली रख लेना। वो आए सारे के सारे लड़ने के लिए आए, मैनपुरी इटावा वाले चौहान इस युद्ध के अंदर, लेकिन हार गए खानवा। तो अब आप दिल्ली कहां से दोगे? तो उसने चौहानों कहा कि चलो एक बार मेरे साथ मेवाड़ चलो, थोड़े दिन बाद और लड़ाई करेंगे, तब वापस दिलवाएंगे आपसे। लेकिन थोड़े दिनों बाद सांगा तो मर गया। अब जब यहां लेके आए तो उन चौहानों ने कहा भाई हमारा घर तो छूट गया, अब हमें क्या किया जाए? तो एक बार रहने के लिए मैं मेवाड़ में जगह दे रहा हूं, बाद में और लड़ेंगे तब अपने देखेंगे, एक बार मेवाड़ में रुक जाओ आप। तो चौहान मेवाड़ में रहने लगे। कहां से आए थे वो? यूपी। कहां से आए थे? यूपी, मैनपुरी इटावा। यूपी अपने से पूर्वी दिशा में पड़ता है पश्चिम में? पूर्वी। अपना पश्चिम है, तो वो कौन सी दिशा में हो गए? पूर्वी। आज भी मेवाड़ में उन चौहानों को कहते हैं पूर्विया चौहान। क्या बोलते हैं उनको? क्यों कहते हैं पूर्वीय? क्यों? कहां से आ गए थे वो? ये झाला जो है, झाला आजारी है, बट ये गुजराती है सारे। ये कहां के थे? सांगा इस युद्ध में बुला गया था इनको, इस युद्ध से पहले इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे इसने। आ जाओ मेवाड़ में जितने अलग अलग प्रकार के लोग हैं सारे सांगा के टाइम में, सोलंकियों को, झालाओं को, परमारों को, चौहानों को, राठौड़ों को, उसने खूब सारे लोगों को इकट्ठा किया। आओ इस बार ढंग से लड़ना है आपने। तो इसमें दिमाग तो गजब ही था इस आदमी के अंदर, और उतना ही बड़ा योद्धा हुआ अपने आप में। पर वो आपकी एक सिंगल गलती भारी पड़ गई कि आप युद्ध के मैदान में आगे चले गए थे, या आपने उसको युद्ध की तैयारी का क्या दे दिया था? टाइम। तो सांगा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को सीधे चैलेंज किया था। इसके बाद में कोई भी राजपूत राजा इस प्रकार से दिल्ली को चैलेंज, उसके बाद वाले जो लड़ रहे थे वो अपना घर बचाने के लिए लड़ रहे थे। आई बात समझ? अब फिर सांगा इतना बड़ा राजा कि बाकी सबको झंडे के नीचे लेके चल रहा है, इसके बाद इतने बड़े राजा ही नहीं है। जब राजा बड़े होंगे तो उनके पास धन ज्यादा होगा, धन ज्यादा होगा तो कल्चरल एक्टिविटी को भी क्या मिलेगा? बढ़ावा ज्यादा। धन ज्यादा तो मंदिर बनवाएगा, महल बनवाएगा, किले बनवाएगा। अब जब राजा ही छोटे छोटे हुए तो धन भी ज्यादा नहीं था, तो मंदिर भी ज्यादा नहीं बने, तो कला संस्कृति को नुकसान होगा या फायदा होगा? लिखो, सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे। देयर वर नो ग्रेट हिंदू किंग्स आफ्टर सांगा। अतः कला व संस्कृति को नुकसान हुआ, अतः हिंदू कला व संस्कृति को नुकसान हुआ, विच डिक्लाइंड हिंदू आर्ट एंड कल्चर। सबसे बड़ी बात, इस युद्ध ने राजपूतों की युद्ध में जो कमजोरियां थी वो रिवील की, कि पता चला कि साहब इनके लड़ने के तरीके के अंदर सबसे बड़ी कमी तो है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। ये किसी एक आदेश नहीं मानते, आदेश केवल अपने सेनापति का मानते हैं। पता चला कि इनको तोपों की जानकारी नहीं है। पता चला कि अभी तक भी किसका प्रयोग करते हैं? हाथियों का। अभी तक भी इन्होंने हल्के हथियार नहीं बनाए। इस युद्ध ने राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर की। कैसी कमजोरियां? और वो सेम बात, कमजोरियां तभी पता चलती है जब आप हारते हो। जब तक आप जीतते रहते हो तब तक आपकी कमजोरियां पता, आप सारे टेस्ट में नंबर अच्छे आते रहे, आप सारे एग्जाम पास करते रहे, कुछ ही नहीं पता चलता। जब एग्जाम में फेल हो तो तब अपने सोचते हैं कि हाँ यार टेस्ट तो दिए नहीं थे, या हाँ यार आपने रिटर्न प्रैक्टिस तो की नहीं थी, कुछ ना कुछ तभी पता चलता है आपको। तो लिखो, इस युद्ध ने राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर कर दी थी। दिस बैटल रिवील्ड स्ट्रेटेजिक वीकनेस ऑफ राजपूत्स। फिर एक सबसे बड़ी बात, क्या बाबर ये युद्ध जीत लेता है आपका, खानवा का युद्ध जीत लेता है, क्या उसने राजस्थान पे कब्जा कर लिया? नहीं। क्या उसने मेवाड़ पे कब्जा कर लिया? वो युद्ध जीता है केवल। युद्ध जीतने का मतलब है सांगा को नुकसान ज्यादा हुआ है, बाबर को नुकसान कम हुआ। वो अपना युद्ध जीत के चुपचाप अपने दिल्ली और आगरा की तरफ चला गया, क्योंकि वो जानता था कि यदि राजस्थान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वापस लड़ लेंगे, और तेरी पार इनके खिलाफ पड़नी नहीं। ये मुगलों के बहुत जल्दी समझ में बात आई कि राजस्थान वालों से लड़ेंगे तब तो जब तक अपने चाहेंगे तब तक ये लड़ते रहेंगे, ये जल्दी से हार मानने वाले नहीं है। इसलिए अकबर पॉलिसी चेंज कर देता है। अकबर ने कहा लड़ाई करनी नहीं है, दोस्तियां कर लो। तो संघर्ष की नीति छोड़ के कैसी नीति अपना ली थी? सहयोग। ये कौन से युद्ध ने डिसाइड कर दिया था? खानवा। कि लड़ाई से पार नहीं पड़ेगी, लड़ाई के अंदर कितनी लड़ाई कर लेंगे, जीत भी जाएंगे तो भी अपने कब्जा तो यहां पे नहीं कर पाएंगे। लिखो, इस युद्ध ने मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण किया था। इस युद्ध ने मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण किया था। दिस बैटल डिसाइडेड मुगल फ्यूचर पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत्स। इसी में कंटिन्यू करना। तथा कालांतर में एंड लेटर ऑन अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपनाई थी। अकबर एडोप्टेड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ स्ट्रगल। याद करके ना, कल पढ़ेंगे।